हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। जो बीकॉम वाले बच्चे उनका पेपर शायद 9 तारीख को है और जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनका पेपर 12 तारीख को है। तो इसलिए आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप इनको पढ़ के पास आराम से हो जाएंगे। पास के आप तो अच्छे नंबर ला देंगे। और इसके साथ में मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूँ। मैं क्वेश्चन भी समझाऊंगा, साथ में आंसर भी समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। तो देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है उसको आपको डिफाइन करना आना चाहिए, और फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, आप फाइनेंशियल लिटरेसी को डिफाइन करते हुए लिख सकते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर नेसेसरी टू मेक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन एंड अल्टीमेटली अचीव इंडिविजुअल फाइनेंशियल वेलबींग। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और आप ये लिख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी, इसी से मिलते जुलते कुछ वर्ड हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। लेकिन देखिए दोस्तों, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ना, ये फाइनेंशियल लिटरेसी से थोड़ा अलग होता है। तो ये नीचे देखिए फाइनेंशियल एजुकेशन की डेफिनेशन है। तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन को डिफाइन करते हुए लिख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच फाइनेंशियल कंज्यूमर इन्वेस्टर्स improve their understanding of financial product, concept and risk, and through information, instruction or objective advice develop the skill and confidence to become more aware of financial risk and opportunity, to make informed choice, to know where to go for help, and to take other effective action to improve their financial well-being। तो ये होगी दोनों की डेफिनेशन और दोनों का मतलब। और अगर आपको इसको हिंदी में समझना है तो मैंने ऑलरेडी इसको अपनी वीडियोस में हिंदी में समझा रखा है, तो आप वहां से सुनकर हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजटिंग, कि आखिर ये बजटिंग क्या होता है। देखिए, बजटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आएगा। अब आप देख लीजिए आपको बजटिंग में क्या लिख कर आना है। आप ये जितना भी मैंने हाईलाइट करा आप ये लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, इट इज द मोस्ट क्रूशियल एबिलिटी फॉर समवन टू पॉजेस बिकॉज इट एड्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ऐसे करके आप ये पूरा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि बजटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, आप ना एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है ना, 1 लाख रुपए को आपको कैसे मैनेज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमने आपको 1 लाख रुपए दिए, तो आप इसको किन किन चीजों में खर्च करेंगे। तो आप ऐसे करके आपने रेंट में दे दिया, आपने अपने घर के खर्चों में दे दिया, कुछ आपने सेव कर लिया। तो ऐसे करके आप टेबल बना के भी बजट को पेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को आपको नोट बनाकर लिखना होगा। तो देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आप समझ जाएंगे। रिकॉग्नाइज योर इनकम एंड एक्सपेंशन, है ना, पे ऑफ डेट एंड स्टे आउट ऑफ डेट, अवॉइडिंग गोइंग इनटू डेट एंड डिक्लेयरिंग बैंक करप्सी, स्ट्राइव फॉर अ सेविंग रिटायरमेंट, लर्न द वैल्यू ऑफ सेविंग। आप सेविंग करने की वैल्यू को समझेंगे। आप फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हैं। और क्या हो सकता है, गिव मोर सेल्फ इंश्योरेंस व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और क्या है, गिव द एबिलिटी टू बार्गेन, आप बार्गेन अच्छा कर पाएंगे। मेक इट इजियर टू डिफेंड योरसेल्फ, और इंक्रीज अवर लाइवलीहुड ऑफ रीचिंग अवर ऑब्जेक्टिव। आपके जो भी एम है, ऑब्जेक्टिव है, आप उसको अच्छे से रीच कर पाएंगे। और क्या, ऑफर अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल अराउंड। जब आप ये सब चीजें पढ़ लेते हैं ना फाइनेंशियल लिटरेसी, तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। आपको थोड़ी नॉलेज हो जाती है फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये सारे आपने जो भी पॉइंट्स पढ़े, आप इसको थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे क्या थे, इंपॉर्टेंस थे फाइनेंशियल लिटरेसी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सप्लेन इट। तो देखिए, कितने टाइप के हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, पोस्टल ऑफिस हो गए। तो ये सब आपको लिख देना टाइप, है ना, और फिर इनको एक्सप्लेन कर देना थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन लिखनी होगी। तो देखिए, आप लिख सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेफर टू अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट बिजनेस विद इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। These organizations include banks, insurance companies, post office and many more। तो देखिए, आप ये टेबल भी बना सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या जाती है, बैंक इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो बैंकिंग में क्या जाती है, सेंट्रल बैंक और जितनी भी बैंक्स हो गई। और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आ जाती है इंश्योरेंस कंपनीज, जो इंश्योरेंस करती है और बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं देती। फिर आपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को लिखा, फिर उसको थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देना है, बैंकिंग की थोड़ी इंपॉर्टेंस को बता देना है ना। और देखिए, ये जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करके जाना। आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए, सबसे ऊपर क्या था, सेंट्रल बैंक, उसके नीचे कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। फिर जो कमर्शियल बैंक है उसको भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में, फॉरेन बैंक में और प्राइवेट सेक्टर बैंक में। वैसे ही कॉर्पोरेटिव बैंक्स को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। एक अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक होता है और एक रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक होता है। जैसे नाम से पता चला, अर्बन यानी सिटीज और टाउन्स के लिए, और रूरल यानी गांव वगैरह के बैंक, है ना। अगला है सेंटर बैंक। तो सेंट्रल बैंक को भी आप डिफाइन करके लिख सकते हैं कि ये आरबीआई होता है। आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं ये पूछा जा सकता है। और जो आरबीआई होता है ना, ये बैंक्स का बैंकर होता है।
अगला है इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस को आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच? एक इंश्योरेंस कंपनी और एक इंडिविजुअल के बीच। इंश्योरेंस कंपनी को क्या हम बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं इंश्योरर, और जो इंडिविजुअल होता है उसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस। तो ऐसे करके आप इसको डेफिनेशन यानी डिफाइन कर सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है ना वो लिख सकते हैं। फिर आप पोस्टल सर्विस को डिफाइन करते हुए लिख सकते हैं कि पोस्टल सर्विस क्या होती है ना, ये कब फॉर्म हुई थी, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ के जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग, कि मोबाइल बैंकिंग क्या होती है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इंटरनेट बैंकिंग पूछी जा सकती है, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल एप्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब मिलाकर के ऑनलाइन बैंकिंग ही होती है। देखिए टर्म अलग अलग है लेकिन होती सब चीज एक ही है, मतलब घर बैठे आप मोबाइल से ऑनलाइन की मदद से बैंकिंग कर सकते हैं। तो इसके आपके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये भी आपको उसके पता होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मोबाइल बैंकिंग को डिफाइन करते हुए लिखना चाहिए, मोबाइल बैंकिंग रेफर टू द यूज ऑफ अ मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट, है ना, एक्सेस एंड मैनेज वंस बैंकिंग अकाउंट एंड कंडक्ट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मोबाइल बैंकिंग एप्स ऑफर अ कन्वीनियंट एंड सिक्योर वे टू मैनेज योर फाइनेंस ऑन द गो विदाउट द नीड टू विजिट अ बैंक ब्रांच और एटीएम। अब देखिए मोबाइल बैंकिंग के क्या क्या एडवांटेज है। पहला है फास्ट सर्विस, और क्या है, ट्रस्टी वर्दी, इसमें काफी ज्यादा आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हर टाइम अवेलेबल होता है ना। और क्या है, देखिए चेकिंग, आप इसमें अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, और ट्रांसफरिंग फंड, आप अपने फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, पेइंग बिल्स, आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं, अपने चेकबुक को मंगवा सकते हैं ना। और आप क्या फोन में आपकी पूरी पासबुक होती है, उस पर आप देख सकते हैं मैंने कब किसको कितना दिया। तो ये सारी आपके एडवांटेजेस हैं। अब देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला क्या है, इंटरनेट। आपको जब भी आप मोबाइल बैंकिंग करेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, तो आपके फोन में नेट होना जरूरी है। अगर आपके फोन में नेट नहीं है ना, तो आप नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है, टेक नॉलेज। जो भी आपके पास है, पेटीएम है, गूगल पे है, जो भी है, तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे ट्रांजेक्शन होती है, जिसको भेज रहे हैं उसको कैसे हम भेजेंगे, तो पूरी नॉलेज रखनी आपके पास जरूरी है। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो ये नहीं कर सकता यूज। और दूसरा क्या है, इंटरनेट फिशिंग। नहीं, ये इंटरनेट फिशिंग है। इंटरनेट फिशिंग क्या होती है, एक टाइप का ऐसा स्कैम होता है, जो भी हैकर्स वगैरह होते हैं ना वो फिशिंग करते हैं, है ना। आपको कोई चारा डालते हैं, जैसे कि आपको कोई लॉटरी लग रही है ना, इतने करोड़ की लॉटरी लग रही है, तो आपको चारा डालते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं, अपना अपना सब अपनी जानकारी दे देते हैं। तो ये भी एक तरीके की डिसएडवांटेज है कि मतलब मोबाइल से आसानी से स्कैम हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बजट डिफिसिट एंड बजट सरप्लस। तो देखिए शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो देखिए बजट डिफिसिट क्या होता है, जब आपके जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं आपकी इनकम से, मतलब आप कमा तो 100 रुपए रहे हैं लेकिन 200 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपका जो बजट है वो डिफिसिट है। और बजट सरप्लस क्या होता है, जब आप कमा ज्यादा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं, मान लीजिए 500 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए कम कर रहे हैं, तो ये आपका बजट सरप्लस है। तो ये छोटा सा दोनों में डिफरेंस है। तो आप देखिए दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, फिर इनके कितने टाइप होते हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि जो बजट डिफिसिट होता है इसका क्या टाइप है, एक फिस्कल डिफिसिट, दूसरा टाइप है रेवेन्यू डिफिसिट, तीसरा टाइप है प्राइमरी डिफिसिट। और देखिए आपको अपने बजट को सरप्लस करना है तो आप ऐसी कुछ स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। तो देखिए ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ये अलग से इसका क्वेश्चन भी आएगा कि रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। और आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म्स एंड लिक्विडी फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सेविंग अकाउंट में तो आप कर ही सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने बजट को सरप्लस कर सकते हैं। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक। मैंने देखिए आपको फ्लो चार्ट भी बनाया था ना, वो आपको बनाना आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि बैंक कितने टाइप्स के होते हैं ना, और सबको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। फिर अगला है कमर्शियल बैंक, फिर आता है कॉर्पोरेटिव बैंक, फिर फॉरेन बैंक, डेवलपमेंट बैंक। तो ऐसे करके आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, हाउसिंग बैंक। तो इतने सारे बैंक है, इनके आपको टाइप लिखने हैं और फिर इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जो पीपीएफ है, प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों तो अच्छे से पढ़ के जाना है, जो स्कीम्स है ना इनको अच्छे से पढ़ना। तो देखिए जो रिकरिंग डिपॉजिट है, सबसे देखिए मेन चीज इसमें क्या होती है कि इनकी थोड़ी थोड़ी आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है कि इसका मतलब क्या होता है, फिर इनमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। और जब भी आप इसको बैंक अकाउंट खुलवाते हैं इसमें अकाउंट, तो मिनिमम आपको कितना डिपॉजिट देना होना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और मतलब आपकी एज क्या होनी चाहिए इस बैंक अकाउंट को खुलवाने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये रिकरिंग डिपॉजिट है ना, तो इसमें रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटेडली, मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में आपको रेगुलर बेसिस पे अपने अमाउंट को पे करना होता है मंथली। और इसमें आपको देखिए जो आपको मिनिमम रुपीज कितने रखने होते हैं, 500 रुपए इसमें कम से कम आपको डिपॉजिट करने होते हैं। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स में क्या आप एक बार में अपना पैसा दे देते हैं और इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है 10%। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और देखिए जो टैक्स डिडक्शन है ना, उसकी मैंने आपको देखिए वो बताई थी, सेक्शन बताया था, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि हर जो भी स्कीम है ना उसमें आपको टैक्स डिडक्शन देखने को तो मिलेगा ही। हर चीज में आप टैक्स डिडक्शन घुसा सकते हैं, जितने भी आपको पॉलिसी स्कीम दिखे ना, टैक्स घुसा दो उसमें, तो ये आपका एक आंसर अच्छे से और बन जाएगा। तो जो इनकम टैक्स है ना उसका एक सेक्शन लिख दीजिएगा और कौन सा एक्ट है वो लिख दीजिएगा। तो ऐसे करके आप हर उसमें टैक्स घुसा सकते हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट्स।
अगला है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन सम टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। अब देखिए जितनी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है ना, सबको आपको लिख देना है और इसमें से कुछ एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई 5 स्कीम एक्सप्लेन कर दिया आपने, है ना, तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए कितने टाइप की हमारी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम होती है। देखिए पहली क्या है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस सिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीपीएफ को अच्छे से पढ़ के जाना। फिर अगला क्या है, एसएसए यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट। फिर क्या है, एनएससी, आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दिया जा सकता है, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एनएससी का क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फिर है किसान विकास पत्रा। तो इसमें से आप कोई भी 5 एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, या कोई भी 5 या 6 तो अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे कि पहला हो गया पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, तो सबसे कॉमन तो यही होता है, कम से कम आपको इसमें 500 रुपए ऐड करवाने होते हैं और आपकी जब तक 18 साल एज नहीं हो जाती आप जब भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो माइनर होते हैं वो अपने पापा से पूछ सकते हैं ना खुलवाने के लिए, तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें आप वो बता सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4% का आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो देखिए जो भी आप स्कीम बता रहे हैं उसका आपको इंटरेस्ट याद होना चाहिए, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मेन चीज तो वही आती है, इंटरेस्ट, है ना। दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट, इस पे इंटरेस्ट मिलता है आपको, कितना मिलता है, देखिए 5.8% इंटरेस्ट मिलता है। और ये लाइन तो आप सब में घुसा सकते हैं कि 18 साल की एज होनी चाहिए और जो छोटे बच्चे हैं उनको पापा से पूछना पड़ेगा, है ना, ये सब आप लिख सकते हैं। और अगला क्या है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जैसे नाम से पता चल रहा है किसके लिए है, बुढ़े लोगों के लिए। कितने परसेंट मिलेगा, 7.6% मिलेगा। मिनिमम कितने होने चाहिए, 1000 रुपए होने चाहिए डिपॉजिट। अगला क्या है, पब्लिक पीपीएफ, है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो अभी घोट कीजिए, मतलब आने वाला ही पेपर में। तो इसमें कितना है, देखिए 7.1% आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 15 साल के लिए होता है। और इस पे आप लिख सकते हैं कि आप एक बार में कितने दे सकते हैं, 1.50 लाख तक एक साल में आप जमा करवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करवा सकते। इनकम टैक्स बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है किसान विकास पत्र यानी केवीपी, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए, इस पे 7% का इंटरेस्ट मिलता है और किसने, देखिए 10 साल के लिए होता है, 10 साल 3 महीने के लिए ये स्कीम होती है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। देखिए इनकम टैक्स की लिखा है ना, एटीसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये आप हर उसमें स्कीम में घुसा सकते हैं, हर उसमें क्या टैक्स डिडक्शन देखने को मिलेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इंश्योरेंस एंड इट इंपॉर्टेंस। तो मैंने इंश्योरेंस आपको पहले भी बताया, दोबारा बता दूंगा इंश्योरेंस क्या होता है और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इंश्योरेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच, इंश्योरेंस कंपनी और इंडिविजुअल के बीच, तो इसको आप डिफाइन करके लिख सकते हैं। फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस को बताना होगा, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए लिख सकते हैं, जब भी आप इसमें अपना क्या इन्वेस्ट करते हैं, आप प्रीमियम लेते हैं इंश्योरेंस का, तो आपका जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाता है, आपका रिस्क कम हो जाता है। तो ऐसे आप इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। और कैसे जो इंश्योरेंस कंपनी है वर्क करती है ये भी आपको पता होना चाहिए ना। मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था अपनी वीडियो में, मतलब 100 लोगों से उठाती है पैसा, किसी एक दो का नुकसान हो जाता है तो उससे वो कवर हो जाता है, तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड मेंशन इट टाइप्स आल्सो। तो देखिए जो प्रिंसिपल है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इंश्योरेंस के क्या क्या प्रिंसिपल है उनको एक्सप्लेन कीजिए, और इंश्योरेंस के कितने टाइप है उनको भी एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए पहला प्रिंसिपल क्या है, गुड फेथ का, मतलब गुड फेथ होनी चाहिए दोनों तरफ से। इंश्योरेंस कंपनी को जब भी इंश्योरेंस वो दे रही है तो कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, हर टर्म को, कंडीशन को, हर चीज उसको बतानी चाहिए। और जो भी व्यक्ति ले रहा है ना उसको अपनी सारी वो जानकारी देनी चाहिए कि वो ड्रिंक वगैरह तो नहीं करता, मतलब कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। मान लीजिए उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, लेते वक्त ये बताया नहीं कि मैं शराब पीता हूँ, तो ऐसे में उसको फिर कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा बाद में। तो दोनों तरफ से गुड फेथ होनी चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कॉज। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तो देखिए टोटल 7 प्रिंसिपल होते हैं, है ना, इंश्योरेंस के। तो ये आपको साथ के साथ याद करने हैं, इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी कर देना है। और देखिए इनके नीचे सबके एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, आप पीडीएफ में पढ़ेंगे ना तो इसके नीचे एग्जांपल भी है, सबको बुक भी मिल गई होगी तो इसके एग्जांपल भी पढ़ लीजिएगा। तो सारे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर देना, अगर एग्जांपल भी दे देता है क्वेश्चन में तो इनके थोड़े थोड़े एग्जांपल भी आपको दे देना है। और देखिए जो टाइप है ना आपको टाइप भी बताना है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या है, तो इनको भी आपको पढ़ के जाना है, थोड़ा थोड़ा इनको भी लिख देना है। अगला है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स दैट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर। आखिर जो लाइफ इंश्योरेंस है वो हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इंश्योरेंस लाइफ के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, जैसे लाइफ कवर हो गया, पीस ऑफ माइंड हो गया, टैक्स बेनिफिट्स हो गए, और क्रिटिकल इलनेस कवर हो गया, इनकम बेनिफिट्स हो गए, लोन अगेंस्ट पॉलिसी हो गया। तो ये सब आप लिख सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन यूलिप पर। देखिए यूलिप क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, तो मैं इसको आप बता रहा हूँ। देखिए यूलिप क्या होता है, कि कॉम्बिनेशन होता है इन्वेस्टमेंट का और इंश्योरेंस का, इससे आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और एक टाइप की आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो यूलिप वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए आप यूलिप में लिख सकते हैं कि एक टाइप का ये ऐसा मतलब इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस, इसमें आपका देखिए आपको इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है और इसमें साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। इसमें जब भी आप कोई भी अमाउंट देते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए आप देते हैं, तो आपके ऊपर होता है कि इतनी अमाउंट मेरी इंश्योरेंस में लगा दीजिए और इतनी अमाउंट मेरी स्टॉक मार्केट हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये यूलिप क्या करता है, आपके आधे पैसे स्टॉक वगैरह उसमें लगा देता है सिक्योरिटीज में और आधे पैसे आपके लाइफ इंश्योरेंस के लिए लगा देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूलिप और म्यूचुअल फंड में डिफरेंट क्या है। देखिए यूलिप क्या करता है, इन्वेस्ट, इंश्योरेंस भी मिल रहा है आपको, आपके पैसे इन्वेस्ट भी कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स भी क्या है, आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, तो आप इसको टेबल बना के बता सकते हैं। देखिए यूलिप क्या होता है, इसमें आपका एक कॉम्बिनेशन होता है, आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपकी जो भी अमाउंट है ना, आपका प्योर इन्वेस्टमेंट होती है, आपका सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब इनका एम क्या होता है, इनका एम होता है आपको फायदा देना, है ना। यूलिप का क्या होता है, आपको साथ में क्या है, लाइफ की सिक्योरिटी भी देना ना, लाइफ को सिक्योर करना और साथ में आपके पैसों को बढ़ाना। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, ये बस आपके जो पैसे है ना, आपकी जो फ्यूचर की गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प करता है, मतलब आपके पैसे इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न कर देता है। और टैक्स बेनिफिट्स देख लीजिए इसमें क्या क्या होते हैं, ये सब पढ़ के जाइएगा। और इसमें क्या है, लॉक इन पीरियड, रिस्क कवर क्या क्या होता है, ये सब आप इसको याद करके जाइएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो देखिए स्टॉक मार्केट क्या है, द टर्म स्टॉक मार्केट रेफर्स टू सेवरल एक्सचेंजेस इन विच शेयर्स ऑफ पब्लिकली हेल्ड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। Such financial activities are conducted through formal changes and by over-the-counter (OTC) marketplace that operates under a definite sets of regulations। तो देखिए स्टॉक मार्केट एक टाइप का ऐसा मार्केट होता है, जो भी कंपनी होती है वो अपने जो शेयर्स होते हैं अपनी कंपनी के, उनको सेल करती है और खरीदती है ना, तो वहीं पर क्या है, स्टॉक मार्केट का यूज करती है। और जो भी जितने भी लोग होते हैं, जितने भी स्टॉक्स खरीदते हैं किसी भी कंपनी के, स्टॉक मार्केट के थ्रू ही खरीदते हैं। और आप थोड़ा सा ये डिफाइन करके लिख सकते हैं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा। और कब ये बने हैं, 1854 में बीएससी बनी, 1993 में एनएससी बनी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में जो फ्लो चार्ट है ना, इसके थोड़ी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एनएससी कब बनी, बीएससी कब बनी। तो ये दलाल स्ट्रीट में थे पहले, फिर रीलोकेट हो गए, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके अगला है स्टॉक मार्केट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला है लिक्विडिटी, दूसरा है मेकिंग रूम फॉर स्पेक्यूलेशन, दूसरा है इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके लिए एक इंडिकेटर का काम करता है। हमें स्टॉक मार्केट से पता चलता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है कि घट रही है ना। अगला है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकंड मार्केट, जो प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है वो आखिर क्या है। तो देखिए इसको मैं आपको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। प्राइमरी मार्केट में आती है कंपनियां, जितनी भी कंपनीज होती है ना वो आती हैं, वो क्या करती है प्राइमरी मार्केट में अपने स्टॉक को सेल करती है, अपने स्टॉक को दिखाती है, आईपीओ वगैरह लॉन्च करती है, उनमें बताती है कि हमारा ये सब है, वो बताती है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या आते हैं, बायर्स, जो स्टॉक को खरीदते हैं, है ना, वो सब आ जाते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में आ गई कंपनियां जो स्टॉक को बेचती हैं, और सेकंड मार्केट में आ गए बायर्स यानी इन्वेस्टर्स जो अपने स्टॉक खरीदते हैं। तो ऐसे करके आप डिफरेंस इनका लिख सकते हैं, इनके मीनिंग बता सकते हैं, है ना। और क्या है, पार्टीज ऑफ ट्रेडिंग बता सकते हैं, फाइनेंसिंग बता सकते हैं, प्राइस क्या है इनका, इंटरमीडिएटरीज क्या है, तो ये सब आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस। तो देखिए ये जो 3 टर्म होती है ना, इनको तो आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है और ये आएंगी। और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी अपने कंपनी के न्यू शेयर्स बनाती है ना, जब भी कोई नई कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है मार्केट में, तो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। जब वो आईपीओ लॉन्च करती है, जब भी पता चलता है उसकी क्या क्या वैल्यू होती है उसके स्टॉक की, है ना। फिर जब भी कोई इन्वेस्टर उसके स्टॉक को खरीदता है। दूसरा है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, है ना, यानी एफपीओ। एफपीओ में क्या होता है, इसमें ऐसी कंपनी वो करती है एफपीओ जो ऑलरेडी लिस्टेड होती है, वो पहले से उनका जो आईपीओ आ चुका है ना, लेकिन वो और अपने मतलब पैसा उठाना चाहती है मार्केट से, तो वो एफपीओ लॉन्च करती है, अपनी कंपनी के और शेयर्स को मार्केट में डाइल्यूट करती है। अगला है ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। तो इसमें क्या होता है कि जो भी शेयर्स होते हैं उनको सेलिंग की जाती है, शेयर्स की, है ना, कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए कि जो ओएफएस ये बना कब था। ये देखिए कब बना था, 2012 में बनाया गया था, 2012 से 2013 तक के बीच में लाया गया था, लेकिन उसके बाद से काफी ज्यादा फेमस हो गया और अब तक चला आ रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो देखिए इक्विटी शेयर क्या होती है, इक्विटी मतलब हम किसी कंपनी की थोड़ी सी इक्विटी ले रहे हैं, तो इसमें कौन आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, मतलब हमारे जैसे हम जैसे लोग आ जाते हैं, इंडिविजुअल आ जाते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इसमें हम नहीं खरीद सकते, इसमें आ जाती है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, पोस्टल ऑफिस, मतलब ये जो होते हैं ना पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं फाइनेंशियल, वही प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं। और जो इक्विटी शेयर होते हैं वो आम आदमी के लिए होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उनके लिए होते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो देखिए इसमें आप क्या क्या डिफरेंस लिख सकते हैं, आप वोटिंग राइट लिख सकते हैं कि जो इक्विटी शेयर होते हैं उनके पास वोटिंग के अधिकार होते हैं, है ना। रिडेम्पशंस क्या होते हैं कि हम इनको वापस करके हम वापस पैसे भी ले सकते हैं, तो ये सब ऑप्शंस होते हैं और ये सब आप लिख सकते हैं।
अगला है हमारा क्वेश्चन, जो क्लोजिंग प्राइस होती है ना शेयर मार्केट में, जो क्लोजिंग प्राइस होती है जब भी मार्केट ओपन होती है क्लोज होती है, जो क्लोजिंग प्राइस होती है किसी भी शेयर की, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, आखिरी की जो 30 सेकंड होते हैं, मतलब 30 मिनट होते हैं ना, आखिरी के 30 मिनट में यानी आधे घंटे में निकाली जाती है क्लोजिंग प्राइस। तो देखिए कैसे निकाली जाती है वो मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसे आप देख लीजिएगा। तो देखिए ये आप टेबल बनाकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस टाइम पर इतनी थी, इस टाइम पर इतनी थी, फिर इस टाइम पे इतनी होगी। फिर देखिए क्लोजिंग प्राइस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, वेट एवरेज प्राइस जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस को। तो देखिए टोटल ट्रेड वैल्यू अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो देखिए टोटल ट्रेड वैल्यू लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देना टोटल वॉल्यूम से, तो फिर आपकी क्लोजिंग प्राइस आ जाएगी। तो ऐसे करके आप टेबल बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगला है आखिरी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, जो है शॉर्ट नोट्स। तो देखिए शॉर्ट नोट्स तो आपको कंपलसरी आने वाले हैं, तो देखिए इसको आप अच्छे से कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स को। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी जो बुक आपको मिली है ना फाइनेंस फॉर एवरीवन की, उसके पीछे जितनी भी हर चैप्टर की जो ग्लोरी लिखी है ना, उनको आप एक बार नजर मार लीजिएगा ना। जो ग्लोरी है ना, छोटी छोटी जो टर्म्स लिखी हुई है उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको सब समझ आ जाएगा। क्योंकि आपको कोई भी टर्म दे दी जा सकती है, उससे पूछा जा सकता है इसका शॉर्ट नोट लिखिए। तो देखिए पहला शॉर्ट नोट है डीमेट अकाउंट। कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, देखिए डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी इसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी स्टॉक खरीदना है, शेयर खरीदना है, तो वो कहाँ पर जाता है, हमारे डीमेट अकाउंट में ही जाता है। जब तक हमारे पास डीमेट अकाउंट नहीं होता, हम कोई भी स्टॉक वगैरह नहीं खरीद सकते। और देखिए डीमेट को हम क्या बोलते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन, है ना, मतलब कोई भी हमने जो भी कागज वगैरह पुराने टाइम में कागज से खरीदे जा सकते थे ना शेयर्स वगैरह, लेकिन अब क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, सारे हमने डीमेटेरियलाइजेशन कर दिया है, हमें अब कोई भी कागज वगैरह की जरूरत नहीं है, हम अपने फोन से ही सारे शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट की मदद से ही होता है। अगला है डिविडेंड। क्या होता है ना, डिविडेंड क्या होता है, जब भी कोई कंपनी हम स्टॉक खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, अगर वो कंपनी फायदे में जाती है तो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको वो कुछ कुछ डिविडेंड देती है। अगला है पीपीएफ। क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसको मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। कितना इंटरेस्ट मिलता है, 7.1%। फिर अगला है हमारा लोन। तो देखिए लोन क्या होता है, अ लोन इज ए फॉर्म ऑफ डेट incurred by an individual and other entity. The lender, usually a corporation, financial institution or government, advance a sum of money to the borrower. In return, the borrower agreed to a certain set of terms, including any financial charge, interest, repayment date, and other conditions. तो देखिए लोन क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं किसी से भी पैसे को उधार लेना, है ना, बोरो करना, और बदले में फिर इंटरेस्ट देना, तो आप ये लिख सकते हैं। अगला है डेबिट कार्ड। क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डेबिट कार्ड क्या होता है, ये डेबिट कार्ड ऐसा कार्ड होता है जो आपको बैंक की तरफ से मिलता है ना, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी आपकी सेविंग्स है ना बैंक में, आप एटीएम के थ्रू उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है आपके मनी को विड्रॉल करना, आपके सेविंग्स को विड्रॉल करने वाला कार्ड। लेकिन देखिए क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जब भी आप इससे यूज करते हैं ना, तो आप पैसे नहीं दे रहे होते, आपकी तरफ से बैंक पैसे देता है ना, जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बैंक आपकी तरफ से पैसे देता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, और बाद में आपको वो पैसे बैंक को देने होते हैं। अगला है लाइफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल। जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं। तो देखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मिनिमल रिस्क होना चाहिए, गुड फेथ होनी चाहिए, और लॉ ऑफ लार्ज नंबर होने चाहिए। तो ये 4 प्रिंसिपल है लाइफ इंश्योरेंस के। अगला है रिस्क मैनेजमेंट। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट पे तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए रिस्क क्या होता है ना। फिर रिस्क के कितने टाइप होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और फिर देखिए 2 टाइप के रिस्क होते हैं ना, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये आपको पता होना चाहिए, इनके डिफरेंस क्या है। फिर अगला इनको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, तो एसेट एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, ये 2 मेथड है जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। ये 2 टाइप के ऐसे इंडेक्स होते हैं ना, आपको सेंसेक्स में पता होना चाहिए। सेंसेक्स में कितनी आती है, 30 कंपनियां आती हैं, है ना, और ये किसके लिए होता है, ये बीएससी के लिए यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेंसेक्स होता है। फिर दूसरा क्या है हमारा निफ्टी। निफ्टी में कितनी कंपनी आती है, 50 कंपनी आती है टॉप मोस्ट, और ये किसके लिए काम करता है, मतलब ये किसका इंडेक्स होता है, एनएससी का यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ये दोनों को आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारा मोर्गेज। तो मोर्गेज होता है कोई भी हम सामान गिरवी रखते हैं ना, जब भी आप कोई भी पैसे लोन लेते हैं, जैसे अपना घर गिरवी रख देते हैं, अपनी कार गिरवी रख देते हैं, कोई भी सोना गिरवी रख देते हैं, तो गिरवी रखने को हम बोलते हैं मोर्गेज। तो आप मोर्गेज की डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर आपको लिखना होगा कि जो मोर्गेज होता है ये ऐसा टाइप का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे इंश्योरेंस होता है ना इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, वैसे ही जो मोर्गेज होता है ये भी 2 पार्टीज के बीच में होता है। एक है मोर्गेगर और मोर्गेगी। तो ये 2 होते हैं। जो मोर्गेगोर होता है ना, ये मोर्गेज देता है, और जो मोर्गेगी होता है मोर्गेज लेता है ना, ये 2 टाइप की पार्टीज होती हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप का मोर्गेज होता है। सिंपल मोर्गेज होता है, मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल होता है, यूसुफ्रक्चुरी मॉर्गेज होता है, इंग्लिश मॉर्गेज होता है। तो ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब लास्ट है हमारा सेविंग। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सेविंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। सेविंग क्या होती है, फाइनेंशियल वेलबींग एंड फ्यूचर सिक्योरिटी आर ऑल द रिजल्ट ऑफ सेविंग। तो सेविंग से हम क्या अपने फाइनेंशियल का अपने आप को वेलबींग कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, है ना। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेविंग। तो ये जो 20 क्वेश्चन है आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर आप इनको ही कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
और देखिए लास्ट में मैं आपको ये दोनों की फोटो दिखा रहा हूँ, देखिए फुल आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, चाहे तो आप ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।